गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मनीष और आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी अगली वीडियो जिसमें हम देखेंगे अपने 2018 का जो उत्तराखंड एलटी का जो एग्ज़ाम हुआ था, एलटी साइंस का, उसके जो हमारे बॉटनी और जूलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं जो कि कितने होते हैं 46। मतलब जो हमारे 46 क्वेश्चन आए हुए थे बॉटनी और जूलॉजी में, मतलब वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान में, उनका हम क्या देखेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन हम इस तरीके से देखने वाले हैं कि हमको पता लगे कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया था, एनसीईआरटी से आया था। ठीक है, तो मतलब मेरा कहने का मतलब है जो भी 46 क्वेश्चन है मैं आपको इनको कैटेगराइज करूँगा 3 हिस्सों में। कैसे? पहला होगा जनरल साइंस का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वो हैं या तो आपको पता होंगे या तो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, दूसरा मेरा जो क्लासिफिकेशन का तरीका है वो मैं बोलूँगा वो क्वेश्चन सीधा सीधा कहाँ से लिया गया है, एनसीईआरटी से। और बाकायदा मैं इस वीडियो में आपको एनसीईआरटी के वो पेज भी दिखाऊंगा जहाँ से क्वेश्चन आते हैं या जहाँ से क्वेश्चन वो बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वो मैं बोलूँगा जो एनसीईआरटी से थोड़ा हाईयर लेवल का है। हाईयर लेवल कहाँ का, मान लो ग्रेजुएशन लेवल का है। ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं होंगे, ये कितने होंगे, 2 या 2 से 3 होंगे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कहाँ से देखेंगे, एनसीईआरटी की बुक से। और मेरी मानो तो 35 से 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैं आपको कहाँ से दिखाऊंगा, एनसीईआरटी से। ठीक है, और मेरी इस वीडियो बनाने का मकसद है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि हमारा जो उत्तराखंड का एलटी साइंस का जो पेपर आता है उसमें जो बायोलॉजी वाला पार्ट होता है वो ज़्यादातर कहाँ से आता है, एनसीईआरटी से आता है। ठीक है, तो ये वीडियो होने वाली है बहुत ही मज़ेदार, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। अभी तक मुझे उम्मीद है कि यूट्यूब पे एलटी साइंस का इस तरीके से सॉल्यूशन किसी ने नहीं कराया होगा जिस तरह से मैं कराने जा रहा हूँ। ठीक है, इसमें देखिए क्या है नया, वो आप देखेंगे तो आपको पता लगता जाएगा। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन है हमारा ये वाला, क्योंकि हम सिर्फ बायोलॉजी और मतलब बायोलॉजी में बॉटनी और जूलॉजी का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, जो कि है हमारे 46 क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है हमारा केमिस्ट्री का, इसको हम नहीं देखेंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन जो आता है वो हमारा आता है ओजोन में, या फिर ओजोन जो हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। ठीक है, वो उसका क्षय जो होता है किसके कारण होता है, क्षय को हम बोलते हैं डिप्लीटेड या डिप्लेशन या डिग्रेडेशन। क्षय का मतलब होता है उसका नाश, ठीक है, या उसका खराब, वो किसके कारण होती है। तो जैसे कि आपको पता है जो हमारी स्ट्रेटोस्फेयर होती है ये हमारी क्या होती है, हमारे वायुमंडल की क्या होती है, लेयरिंग होती है। ठीक है, जहाँ पे एक क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर होता है, वहाँ पर हमारी क्या बनती है, ओजोन बनती है। ठीक है, और उसका जो नाश होता है वो जनरली किससे होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। क्लोरो का मतलब होता है क्लोरीन, फ्लोरो का मतलब होता है फ्लोरीन, और कार्बन का मतलब क्या होता है, कार्बन, जैसा कि आप जानते ही हैं। ठीक है, किससे होता है, क्लोरो फ्लोरो कार्बन से होता है, मतलब उसमें क्लोरीन भी होगा, फ्लोरीन भी होगा और कार्बन भी होगा। जब ये तीनों कहीं पर भी होंगे तो वो क्या करेंगे, आपके जो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन है उसका क्या करेंगे, नाश करेंगे, या फिर उसका क्या करेंगे, डिग्रेडेशन करेंगे, या फिर मैं कहूँ उसको जो उसकी मौजूदा स्थिति है या फिर वो जहाँ पर वो अभी मौजूद है वहाँ से हटा देंगे। ठीक है, तो देखो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, जिसमें क्या है, कार्बन भी है, फ्लोरीन भी है और क्लोरीन भी है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन तुम्हारा कहाँ था, एनसीईआरटी से आया हुआ था। ठीक है, अभी मैं आपको इमेज भी दिखाऊंगा, पहले इस स्लाइड के क्वेश्चंस क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम सॉल्व करते जाएंगे उनको मैं आपको एनसीईआरटी भी साथ साथ दिखाता जाऊंगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डाउन सिंड्रोम। कहने का मतलब है जो हमारा डाउन सिंड्रोम एक बीमारी होती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो जो डाउन सिंड्रोम है उसमें क्या होती है, हमारी ट्राइसोमी होती है 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे। ट्राइसोमी का मतलब होता है इसमें एक जोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है,
तो कहने का मतलब है नॉर्मली हमारे कितने होते हैं, 44 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन इसमें एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है। ठीक है, तो हमारे कितने होते हैं टोटल, 44 और 1 45। तो हमें इसमें 45 क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, ए इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीसोम्स आर लोकेटेड इनसाइड, मतलब जो हमारे ऑक्सीसोम्स होते हैं वो हमें किसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो जब आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो एनसीईआरटी में आपने देखा होगा एक वर्ड लिखा था जिसमें क्या था, F0 या F0 या F1 पार्टिकल के बारे में आपने अवश्य पढ़ा होगा। ठीक है, F0 या F1 पार्टिकल के बारे में। तो ये भी आपने पढ़ा होगा, ये कहाँ पर होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। ठीक है, और इन्हीं F0 और F1 पार्टिकल का दूसरा नाम क्या होता है, ऑक्सीसोम्स होता है। तो इनडायरेक्टली ये हमारे ऑक्सीसोम्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया में भी जो उसका क्रिस्टे वाला हिस्सा होता है उसमें CRISTAE क्रिस्टे वाले हिस्से में क्या मिलते हैं हमको, ऑक्सीसोम्स। ठीक है, तो चलो देखते हैं एनसीईआरटी में। हमारा एक क्वेश्चन था ओजोन वाला। ठीक है, तो ओजोन यहाँ पे लिखा है स्ट्रेटोस्फेयर में अपर पार्ट पे होती है, इसे क्या बोलते हैं, गुड ओजोन। ठीक है, ये लिखा था, यही लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा है, नीचे आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है डिग्रेडेशन बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, लिखा है ना, जो कि कहाँ हम यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेंट्स में, मतलब रेफ्रिजरेटर में। ठीक है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्लोरीन भी आ गया, फ्लोरीन भी आ गया और कार्बन भी आ गया। ठीक है, एक का आंसर आपका यहाँ से हो गया, या इस पेज से एक क्वेश्चन बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा डाउन सिंड्रोम का था। तो देखो डाउन सिंड्रोम जो है उसमें क्या होता है, इसमें क्या लिखा है, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। ठीक है, और देखो एडिशनल कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 21, मतलब जो क्रोमोसोम नंबर 21 है इसी का एक सेम और बन जाएगा, मतलब इसमें 2 हो जाएंगे, 21 क्रोमोसोम जो सेम होंगे। ठीक है, एक तो हमको चाहिए जो नॉर्मल होता है, लेकिन एक और बढ़ जाएगा। एक और बढ़ने से क्या हुआ, नॉर्मल हमारे पास होते थे 44, उसमें एक जुड़ गया तो टोटल कितने हो गए, 45। ठीक, सिंपल, यहीं से बनाया गया था क्वेश्चन। आगे देखो, अगला आपने दे रखा होगा पेज नंबर 234 पे ये क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया गया है, ATP कैसे बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में, उसका एक ये डायग्राम। जब आप ये डायग्राम देखेंगे तो इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है, एक है F0 पार्टिकल और दूसरा है F1 पार्टिकल। ये कहाँ पे है, F0 जो पार्टिकल है या F0 पार्टिकल है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर वाली मेम्ब्रेन से अटैच होता है। ठीक है, और यही इसी जो फिगर है इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीसोम्स। ऑक्सीसोम्स, OXYSOMES, ऑक्सीसोम्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, देखो फॉर ईच ATP प्रोड्यूस 2H+ पासिस फ्रॉम F0 फ्रॉम द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस टू द मैट्रिक्स डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट। मतलब F0 पार्टिकल कहाँ है, जो इंटर मेम्ब्रेन या जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वहाँ से क्या जाते हैं, 2H+ बाहर की तरफ जाते हैं मैट्रिक्स में। ठीक है, तो यहाँ से आया था हमारा ये वाला क्वेश्चन। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा ये वाला कि जो हमारे एपोपाइल्स हैं ये क्या होते हैं। तो देखो एपोपाइल्स होते हैं हमारे पोरीफेरा में प्रेजेंट। ये हमारा जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है हमारा ग्रेजुएशन लेवल का। मतलब आपने अगर थोड़ी चीज़ें ग्रेजुएशन की भी पढ़ी होती तो आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते थे, लेकिन हो सकता है जब आपके 12th वाले टीचर ने जब पोरीफेरा पढ़ाया हो तो अगर उन्होंने उसमें तुम्हें वाटर कैनाल सिस्टम पढ़ाया होता तो आप वहाँ से भी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते थे। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका डायग्राम। देखो तो जो ये डायग्राम है इसमें क्या है, साइकिल का है ये डायग्राम। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये इसकी क्या है, बॉडी है पूरी। इस बॉडी में पानी आता है बाहर से आता है अंदर, और अंदर आने के बाद यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, मतलब बाहर से आएगा फिर यहाँ पे रुकेगा थोड़ी देर इस कैविटी में, फिर यहाँ से कहाँ चला जाएगा, बाहर। तो पानी जो बाहर से आएगा वो कहाँ से आएगा,
डर्मल ऑस्टिया से। इनग्रेसिंग वाटर का मतलब होता है बाहर से अंदर आने वाला पानी, जो बाहर से अंदर आएगा पानी उसे हम क्या बोलेंगे, इनग्रेसिंग वाटर। यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ ये छोटे छोटे ये जो छेद दिख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं ऑस्टिया, OSTIA ऑस्टिया, जिनके कारण पानी बाहर से कहाँ आता है, अंदर, या उन छेदों से पानी बाहर से कहाँ आता है, अंदर। वो छेद जिनके द्वारा पानी बाहर से अंदर आए उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्टिया। ठीक है। फिर इनकरेंट कैनाल है। इनकरेंट कैनाल जो है प्रोजोपाइल्स होते हैं उसमें। ठीक है। इनकरेंट कैनाल्स में क्या होते हैं, प्रोजोपाइल्स। प्रोजोपाइल्स के बाद ये पानी जाता है रेडियल कैनाल में। रेडियल कैनाल में फिर आता है एपोपाइल्स। एपोपाइल से क्या करता है, ये पानी कहाँ जाता है, स्पॉन्जियोसील में। स्पॉन्जियोसील क्या होती है, ये बीच की कैविटी। ठीक है। इस कैविटी के बाद ऑस्कुलम की मदद से ये जो आप बाहर ये छोटा सा छेद देख रहे हैं इसको बोलते हैं ऑस्कुलम। इसके द्वारा पानी कहाँ जाता है, बॉडी से बाहर जाता है टू आउटसाइड। ये पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। किसमें, पोरीफेरा में या फिर साइकन में, या साइकन टाइप का जो वाटर कैनाल सिस्टम होता है वो ऐसा होता है, मतलब उसकी पूरी प्रक्रिया ऐसी होती है। इसमें बताया जाता है कब कब पानी कहाँ कहाँ से जाएगा। तो हमें पूछा था इस एपोपाइल्स के बारे में। तो जो एपोपाइल्स है ये हमारा रेडियल कैनाल के पानी को स्पॉन्जियोसील में फेंकता है। रेडियल कैनाल का मतलब होता है ये जो लाइनिंग है ऑस्टिया की, जो बीच की जो लाइनिंग है, ठीक है, जहाँ से पानी अंदर को जाता है इसे बोलते हैं रेडियल कैनाल। इस रेडियल कैनाल से पानी अंदर इस स्पॉन्जियोसील में कौन भेजता है, एपोपाइल्स। अब ये एपोपाइल्स होती कहाँ पे है, ये जो ऑस्टिया है, ऑस्टिया के नीचे जो सेल्स होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एपोपाइल्स। ठीक है। देख लिया, डायग्राम देख लो एक बार अच्छे से, या फिर क्या ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एपोपाइल्स। ठीक है। ये जो एरिया दिखा रखा है इन्होंने यहाँ पे। ठीक है। बाकी चलते हैं फिर दोबारा हम अपने क्वेश्चन पे। जो एपोपाइल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारी क्या होती है, ओपनिंग होती है किसकी, रेडियल कैनाल की स्पॉन्जियोसील में। ठीक है। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या था, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच इज़ कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ सेल। तो यार देखो ये तो तुम्हारा 8th या 9th क्लास का क्वेश्चन है। ठीक है। 9th क्लास की साइंस का क्वेश्चन है कि सुसाइडल बैग ऑफ सेल हम किससे बोलते हैं। ठीक है। या कहने का मतलब है जब भी हमारी बॉडी में कोई चीज़ ख़राब हो जाएगी, कोई इसको कौन मारेगा, उस सेल को मारने का काम कौन करेगा। ठीक है। सुसाइड का मतलब होता है अपनी सेल्स को ही मारना। ठीक है। सुसाइड वर्ड का इस्तेमाल उस संदर्भ में किया जाता है। तो वो सेल्स बैग बताओ या वो सुसाइडल बैग बताओ हमारी सेल्स की। ठीक है। तो वो कौन सी होती है, हमारी लाइजोसोम्स होती हैं। ठीक है। तो ये भी तुम्हारा आंसर क्या था, बिल्कुल या तो NCERT से था या तो क्या था, बिल्कुल जनरल क्वेश्चन था। मतलब बच्चे को इसको पता है। अगर आप 9th क्लास के या 10th क्लास के किसी भी बच्चे से पूछोगे ये वाला क्वेश्चन कि सुसाइडल बैग ऑफ सेल किसे बोलते हैं, तो वो आपको आंख बंद करके जवाब दे देगा कि लाइजोसोम्स को कहते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो हमारी प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी है इसको हम क्या बोलते हैं। तो देखो प्लेटलेट्स को ही हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं, थ्रोम्बोसाइट, THROMBOCYTE, थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। अब हम अगर अपना ऑप्शन देखेंगे तो थ्रोम्बोसाइट हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। क्या लिखा है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। पीनिया का मतलब होता है किसी भी चीज़ की कमी। ठीक है। साइटोपेनिया का जो मतलब होता है वो होता है किसी भी चीज़ की कमी होना। थ्रोम्बो जो लिया गया है वो शब्द किससे लिया गया है, थ्रोम्बोसाइट से। थ्रोम्बोसाइट्स का मतलब क्या होता है, हमारी प्लेटलेट्स। तो कहने का मतलब है जो हमारी प्लेटलेट्स की कमी को दर्शाता है उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ठीक है। तो आप इसका भी आसानी से दे सकते थे जवाब, है ना। या तो आपको आप अपने जनरल मैकेनिज़्म से आंसर इसका निकाल सकते थे, या फिर NCERT में क्या लिखा था कि जो हमारा थ्रोम्बोसाइट है ये क्या होता है, प्लेटलेट्स होता है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते तो आप इसका आंसर भी बता सकते थे या सही आंसर चूज़ करते थे।
ठीक है, क्योंकि आप पे ना कोई और ऑप्शन भी नहीं था। देखो थैलेसीमिया होता है तुम्हारा अलग केस है थैलेसीमिया का, और पॉलीसाइथेमिया तुम्हें कुछ पता नहीं है, तो तुम्हारा आंसर वैसे भी यही जाना चाहिए था थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में। ठीक है, लेकिन अब जिसने आंसर दे दिया वो तो हो गया, चलिए कोई बात नहीं, उसको छोड़ते हैं। अभी का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक स्पेशल टिश्यू होता है वेलामेन टिश्यू, वो किसकी जड़ों पर मिलता है? ठीक है, मतलब विशेष वेलामेन ऊतक इन पौधों की जड़ों में पाया जाता है। मतलब वो पौधे बताओ जिनकी जड़ों में वेलामेन ऊतक पाया जाता है। अब ये वेलामेन टिश्यू होता क्या है? ठीक है, तो देखो ये भी तुम्हें पता होना चाहिए था, या फिर एक जनरल साइंस का क्वेश्चन था, या फिर जो व्यक्ति 2018 के एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस कर रहा था, अगर उसने कोई सा भी प्रैक्टिस सेट करा होता तो वो इस आंसर को आराम से पहचान सकता था। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले वेलामेन टिश्यू होता क्या है। ये देखो डायग्राम, ये एक है प्लांट। ठीक है, प्लांट का मैंने छोटा सा हिस्सा लिया है, गूगल से फ़ोटो निकाली है। ये है उसकी रूट, मतलब ये पूरी क्या है? जड़। इस जड़ में क्या है, पहले का जो हिस्सा होता है वो होता है ग्रीन, हरे कलर का होता है। ठीक है, लेकिन इस जो ये हमारा रूट है, ये पूरा इस रूट के ऊपर ये वाइट वाला कुछ वाइट स्पेशल टिश्यू, या जब टिश्यू बोलते हैं जब बहुत सारी सेल्स इकट्ठा हो जाती हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं? टिश्यू। ठीक है, अब मैं कह सकता हूँ कि रूट के ऊपर जब बहुत सारी सेल्स इकट्ठा हो जाती हैं, ठीक है, तो हम उसे बोल देते हैं वेलामेन टिश्यू। ठीक है, और इसके लिए हमने नाम रखते हैं वेलामेन। तो जो आप ये सफ़ेद सफ़ेद देख रहे हैं ये क्या है? वेलामेन टिश्यू। कहने का मतलब है जो रूट है, रूट के ऊपर जब बहुत सारी सेल डिपॉजिट हो गई और वाइट कलर की बन गई तो हम उसको क्या बोल देते हैं? वेलामेन टिश्यू। ठीक है, अब ये काम क्या करता है? ये फिर ये इसका जो वाइट हुआ है पार्ट, इसका कारण क्या है? क्योंकि इस दुनिया में कोई ना कोई चीज़ तो किसी कारण से होती है ना। मान लो आप किसी को थप्पड़ मार रहे हो, तो आप जानबूझ के तो थप्पड़ मारते नहीं हो, या तो आप क्या हो गए, ज़्यादा खुश हो गए हो, या आप उससे नाराज़ हो गए हो, या आपसे उसकी लड़ाई हो गई हो, तभी तो थप्पड़ मारते हो। मारने का कारण होता ना, या तो आपको उस पर ज़्यादा ही प्यार आ रहा है कुछ, तब थप्पड़ मार दिया मज़े मज़े में, है ना। और या फिर क्या होता है, आपकी उससे लड़ाई हो रही हो। तो वैसे ही जो ये वाइट टिश्यू हैं इस रूट के ऊपर, इनका काम क्या होता है? जो नमी होती है हवा में से उसको अवशोषित करना। ठीक है, मतलब एयर में जो भी नमी होगी उसको एब्जॉर्ब करने का काम होता है। किनका? इन वाइट टिश्यू का, जिसे हम क्या बोलते हैं? वेलामेन टिश्यू। और ये किन पर होता है? ये पाया जाता है हमारे ऑर्किड्स में, ORCHIDS, ऑर्किड्स में मिलता है, या ऑर्किड्स की जो जड़ें होती हैं उनके ऊपर क्या पाया जाता है? वेलामेन ऊतक। ठीक है, तो देखो इसका जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? ऑर्किड्स में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो ओव्यूलेशन होता है, मतलब ओव्यूलेशन का मतलब होता है ओवरी से जो ओवा बना है उसका बाहर निकलना, उसके ओवरी से बाहर निकलने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन या फिर अंडोत्सर्ग। ठीक है, इसे हम ओवा भी बोलते हैं और ओवम भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता किसकी वजह से है? तो इसके लिए जो हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं LH और FSH। ये NCERT में दिया गया है, दिखाता हूँ आपको कहाँ पर दिया गया है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? ओव्यूलेशन। ठीक है, मतलब अंडोत्सर्ग। ये कहाँ से होता है? देखो बोथ LH एंड FSH, यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। बोथ LH एंड FSH अटेन अ पीक लेवल इन द मिडल ऑफ साइकिल, मतलब 14 डेज। मतलब LH और FSH एक बहुत ही हाई लेवल पर पहुंच जाते हैं 14 डे में मेंस्ट्रुअल साइकिल के। ठीक है, इसके बाद आगे देखो, रैपिड सीक्रेशन ऑफ LH के जैसे ही ज़्यादा मात्रा में LH निकलेगा मिडल साइकिल में, मतलब 14 डे में, वैसे ही क्या हो जाएगा? ओव्यूलेशन। और इसे हम क्या बोलते हैं? LH सर्ज। LH सर्ज का मतलब होता है जो हमारा LH या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के क्वांटिटी का बढ़ना, या जब LH हार्मोन की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी तो हम उसको क्या नाम देंगे? LH सर्ज। ठीक है, और ये किससे रेगुलेट होता है? LH और FSH दोनों से।
ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनाया गया था एनसीईआरटी का। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है जो ये हमारा है ना, ये थोड़ा आपको दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपको थोड़ा पता होता कि सेल्स कौन सी हमारी हैप्लॉइड होती हैं, कौन सी क्या होती हैं, डिप्लॉइड होती हैं, तो आप इसका आसानी से आंसर दे सकते थे। ठीक है, तो देखो इसमें बोला है एक है हमारा मकई का प्लांट, मतलब मेज का प्लांट है, जिसमें जो शूट टिप है, ठीक है, मतलब जो इसकी शूट टिप जिसको बोलते हैं परोह शीट्स, परोह शीट्स में जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या है 20। अब हमसे पूछा है अगर ये परोह शीट्स में 20 क्रोमोसोम है तो बताओ जो उसकी माइक्रोस्पोर मदर सेल है एमएमसी है उसमें कितने क्रोमोसोम होंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए, बस एक लाइन पता होनी चाहिए थी कि जो एमएमसी है ये सेल क्या बनाती है, गैमेट बनाती है। और गैमेट कैसे होते हैं, हैप्लॉइड, और जिससे बनते हैं वो हमेशा क्या होती है, डिप्लॉइड, क्योंकि डिप्लॉइड में ही जब मियोसिस होगा तभी तो वो क्या बनेगी, हैप्लॉइड। ठीक है, तो आपको एक लाइन पता होनी चाहिए थी कि जो हमारे एमएमसी होते हैं मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं, इन्हीं में मियोसिस की प्रक्रिया होने के बाद क्या करते हैं, गैमेट, जो कि क्या होते हैं, हैप्लॉइड। तो आप बता सकते थे कि अगर शूट टिप जो डिप्लॉइड होती है उसमें अगर 20 क्रोमोसोम हैं तो एमएमसी वो भी होती क्या है, डिप्लॉइड, और उसमें भी कितने क्रोमोसोम होंगे, 20 ही मौजूद होंगे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आना था, A20। ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो ये हैम्सबर्ग शिफ्ट होता है इसका दूसरा नाम क्या है। तो देखते हैं हैम्सबर्ग शिफ्ट के बारे में। ठीक है, देखो जो ये हैम्सबर्ग शिफ्ट होता है इसमें क्या होता है, एक होती है हमारी बॉडी टिश्यू मतलब हमारी शरीर की ऊतक या शारीरिक ऊतक, दूसरी होती है हमारी ब्लड कैपिलरी। ठीक है, यहाँ से यहाँ को हम बोलते हैं ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी का मतलब होता है जिसमें हमारा खून बहता है। ठीक है, ये होती है हमारी बॉडी टिश्यू। इसमें क्या होता है, जो हमारी बॉडी की सेल्स होती हैं वो क्या बनाती हैं, CO2 बनाती है। हमारी बॉडी की सेल्स क्या बनाएगी, CO2 बनाएगी। अब ये CO2 यहाँ से कहाँ जाती है, हमारे ब्लड के जो प्लाज्मा में जाती है। ठीक है, प्लाज्मा में जाने के बाद ये किस में जाती है, ब्लड के सेल्स में। मतलब आपको पता है जो हमारी RBC क्या काम करती है, गैसेस का एक्सचेंज, मतलब ऑक्सीजन और CO2 का जो ले जाने या लाने का काम कौन करती है, हमारी RBC मतलब रेड ब्लड सेल्स। तो जैसे ही यहाँ इस बॉडी टिश्यू में CO2 बनेगा ये सीधा कहाँ जाएगा, हमारे ब्लड की सेल्स में। ठीक है, ब्लड की सेल्स में इसके जाने के बाद क्या होगा, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस की मदद से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, HCO3 माइनस में। ठीक है, और HCO3 जैसे ही बॉडी से या मैं बोलूँ इस सेल से बाहर निकलेगा वैसे ही क्लोरीन कहाँ आ जाएगा, इस सेल के अंदर। ठीक है, तो इस क्लोरीन के अंदर जाने को ही हम क्या बोल देते हैं, क्लोराइड शिफ्ट। ठीक है, जो कि क्लोरीन बाहर मौजूद होता है या मैं कहूँ ब्लड के प्लाज्मा में मौजूद होता है। ब्लड के प्लाज्मा में मौजूद होने के बाद ये कहाँ जाता है, हमारी RBC में। ठीक है, इसमें क्या होगा, HCO3 का बाहर निकलना और क्लोरीन का RBC के अंदर आना, इसको हम क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं। और इसी प्रोसेस को या इसी प्रक्रिया का दूसरा नाम क्या होता है, हैम्सबर्ग शिफ्ट। ठीक है, तो आप इसका आंसर भी दे सकते थे, मतलब जो हमारा हैम्सबर्ग शिफ्ट है इसी का दूसरा नाम क्या है, क्लोराइड शिफ्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो कोहेसिव थ्योरी ऑफ एसेंट ऑफ सेफ है, मतलब रसारोहण का ससंजनवाद किसने प्रतिपादित किया था। तो वो किया था हमारा डिक्सन एंड जॉली ने। ये भी आपको अगर 2018 में आप किसी के प्रैक्टिस सेट करके जाते तो वहाँ भी क्वेश्चन मिल सकता था। ठीक है, ये नाम जो है ये NCERT में नहीं दिया गया है, लेकिन ये थ्योरी के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, वो एरा बताओ या वो कौन सा महाकाल है जिसको सरीसृपों का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, महाकल्प बताना है, महाकल्प बताओ जिसको सरीसृपों का स्वर्ण युग मतलब गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल
बोलते हैं, तो वो हम किसे बोलते हैं, मीसोजोइक एरा को। ठीक है, ये भी जनरल साइंस का क्वेश्चन है। ये आजकल तो 10वीं 12वीं के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम आते हैं उसमें आते हैं। ठीक है, 10वीं 12वीं के फॉर्म में जो निकलता है ना, 10वीं 12वीं के विषय भर्ती, तो उसी में निकलता है। ये भी तुम्हारा एक जनरल साइंस का क्वेश्चन था, इसमें भी इतना वो नहीं था कुछ। ठीक है, आगे देखो, अगला क्वेश्चन है कि एक डायग्राम है या वो ऐसा बताओ रेखा चित्र प्रदर्शित करता हो किसको, सतत चरों को, मतलब कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स आर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेड बाय। वो तुम बताओ कॉन्टिन्यूस वेरिएबल को दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं या फिर किससे दर्शा सकते हैं, तो वो हम दर्शा सकते हैं हिस्टोग्राम की मदद से। हाँ, ये थोड़ा तुम्हारा एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, मतलब एनसीईआरटी से क्या था, बाहर का क्वेश्चन था, या मैं बोलूँ ग्रेजुएशन लेवल तक का बाहर था। ठीक है, एनसीईआरटी में आपको इसका जवाब नहीं मिलेगा। हिस्टोग्राम क्या होता है, बल्कि एक ग्राफ होता है। ठीक है, यह एक ग्राफ होता है जिसमें क्या होते हैं, ऐसे बहुत सारे टेबल्स या एक कंटिन्यूस वेरिएबल को दर्शाने के लिए बनाया जाता है, जिसमें ये डेटा और ये डेटा के बीच में कोई भी गैप नहीं होता है। ठीक है, मान लो इसकी रेंज कितनी है, 1 से 10 तक की है, तो अगले वाले की क्या है, 11 से 20 तक की होगी। ठीक है, मतलब जो रेंज है वो क्या है, कॉन्टिन्यूस होती है। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो हमारे जीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो हमारे जीन्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो जीन्स होते हैं, जीन्स होता क्या है, मान लो एक क्या है हमारा डीएनए, ये हमारा डीएनए का एक टुकड़ा है। मैंने इसको बहुत सारे हिस्सों में काट दिया, ये मेरा पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा, ये चौथा हिस्सा, ये पांचवा हिस्सा, ये छठा हिस्सा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। मेरे पास पूरा डीएनए था, मैंने इसको 6 भागों में बांट दिया। ठीक है, तो जो मेरा प्रत्येक भाग है ये अपने आप में क्या है, एक जीन। मतलब जो मेरे पास पहले डीएनए था, अब ये क्या बन गया, 6 जीन, जिसमें पहला जीन, दूसरा जीन, तीसरा जीन, चौथा जीन, पांचवा जीन, छठा जीन है। ठीक है, तो डीएनए क्या होता है, फंक्शनल यूनिट होता है डीएनए की। ठीक है, या फंक्शनल कंपोनेंट होता है डीएनए का, जिसे हम बोलते हैं कार्यात्मक अवयव होता है जीन, किसका, डीएनए का। स्ट्रक्चरल हम इसलिए नहीं बोल सकते हैं, रचनात्मक हम इसलिए नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जो हमारा डीएनए बना होता है वो किससे बना होता है, न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। ठीक है, तभी तो हम बोलते हैं कि हमारा डीएनए क्या है, पॉली न्यूक्लियोटाइड, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बड़ा आसान था, जनरल साइंस का है, या हर किसी को पता होता है इसका आंसर। ठीक है, अगर आपने, क्योंकि हमारी एलिजिबिलिटी यही है कि आपने क्या करी हो, पहले ग्रेजुएशन करी हो, फिर आपने क्या करी हो, बीएड करी हो, तब आप क्या भर सकते हैं, एलटी का फॉर्म। तो यार ये इतना सिंपल क्वेश्चन है जीन का, ये आपने पहली बात तो ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो बीएड में हो सकता है जब आपने लाइफ साइंस या फिजिकल साइंस लिया हो तब आपने पढ़ा हो। ठीक है, और इन दोनों में आपने ना पढ़ा हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये हो सकता है कि आपको याद ना हो, तो आपको याद रहने की जिम्मेदारी आयोग की नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए कहना चाहूँगा ये बड़ा क्या था, सिंपल क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, आगे है क्रांच एनाटॉमी इज फाउंड इन। जो हमारी क्रांच एनाटॉमी है ये कौन से पौधों में देखने को मिलती है, तो ये मिलती है C4 प्लांट्स में। डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सीधा सीधा एनसीईआरटी से लिया गया है। देखो कहाँ पे है ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जहाँ पे लिखा हुआ है क्रांच एनाटॉमी। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें ये जो आप पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यू मे लाइक टू कट अ सेक्शन ऑफ लीव्स ऑफ C4 प्लांट। C4 प्लांट जो होते हैं, जो आप उनकी पत्तियों को काटेंगे, तो कहने का मतलब है उनकी पत्तियों में क्या होता है, एक मतलब स्पेशल टाइप का क्या मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। स्पेशल टाइप का ऑर्गेनाइजेशन का कहने का मतलब है जो हमारा, मान लो ये क्या है, वस्कुलर बंडल, मतलब जाइलम फ्लोएम है, तो इसके चारों तरफ बंडल शीथ सेल्स मिलती हैं। ठीक है, बंडल शीथ सेल्स इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ, मतलब इसके चारों तरफ घिरा हुआ बंडल शीथ सेल्स से ये कौन, हमारा वस्कुलर टिश्यू, जिसमें आता है जाइलम और फ्लोएम या वस्कुलर बंडल। और इस टाइप का जो एनाटॉमी, मतलब इस टाइप का जो लीफ के अंदर हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो वो किस में मिलता है, C4 प्लांट्स में।
हो सकता है अब तुम्हारे से क्या पूछ ले एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल देख लो, एक होता है मेज, दूसरा होता है सोरगम। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, एनसीईआरटी से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा ब्लड इज, ब्लड क्या है, तो ब्लड होता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी उत्तक। ये भी तुम्हें पता होना चाहिए, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि ये एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है। अगर आप ब्लड और सर्कुलेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये दिया गया है। अगला क्वेश्चन है जो लार्विसाइडल एल्गी कौन सी है। लार्विसाइडल का मतलब है लार्वा को मारने वाली या लार्वा को मार के खाने वाली। ठीक है, तो वो होती है हमारी क्लैडोफोरा। ठीक है, हाँ ये हो सकता है आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हो। जब आपने ग्रेजुएशन में अगर साइंस से करी है तो वहाँ पर आप एक टॉपिक पढ़ते हैं जो क्या होता है एल्गी, या एक पूरी यूनिट पढ़ते हैं एल्गी, जिसमें आपको इन सभी एल्गी के बारे में बताया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा जो टेक पॉलीमरेज है या टेक डीएनए पॉलीमरेज जो एक एंजाइम होता है, ये हमने किस में से लिया था, तो ये हमने लिया गया है एक बैक्टीरिया से जिसका नाम क्या है थर्मस एक्वेटिकस, और इसका नाम जो है टी से हो गया थर्मस, ए क्यू से क्या हो गया एक्वेटिकस, तभी हमने क्या बना टी, थर्मस का टी लिया है, एक्वेटिकस के दो शब्द लिए हैं ए और क्यू, तभी ये क्या बना है टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये हमने लिया है थर्मस एक्वेटिकस है। ये भी सीधा सीधा दिया गया है एनसीईआरटी से। देखो जब एनसीईआरटी में आप ये डायग्राम देखेंगे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का, तो इसमें कहाँ पे लिखा गया है, देखो ये दिया गया है डीएनए पॉलीमरेज मतलब टेक पॉलीमरेज। ठीक है, यहाँ पे तो इसका क्या दिया गया है नाम। अब देखो इस नाम के पीछे की जुड़ी कहानी कहाँ पे दी है, यहाँ पे दी गई है। देखो इसमें क्या लिखा है थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरियम थर्मस एक्वेटिकस, मतलब जो थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज है, थर्मोस्टेबल का मतलब होता है वो डीएनए जो बहुत हाई टेम्परेचर पर भी अपना कार्य नॉर्मल रूप से करता रहे। ठीक है, ऐसा ना हो कि हम इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दें और ये क्या हो जाए ख़राब हो जाए, ये ख़राब का मतलब डीनेचुरेशन हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है इस एंजाइम में। क्यों, क्योंकि हमने ये एक बैक्टीरिया से लिया गया है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है थर्मस एक्वेटिकस, और ये भी बहुत हाई टेम्परेचर की जगह पर जिंदा रहता है। ठीक है, इसीलिए हमने इसके डीएनए का क्या करा है प्रयोग करा है। तो देखो सीधा सीधा एनसीईआरटी से छपा हुआ क्वेश्चन मिला है। अगला क्वेश्चन है हमारा ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल इन फ्लोरिंग प्लांट अकर इन द फॉर्म ऑफ, कहने का मतलब है पुष्पी पादपों के भोजन का स्थानांतरण किस फॉर्म में होता है, तो हम देखेंगे अभी किस फॉर्म में होता है सुक्रोज के फॉर्म में होता है। ये सीधा सीधा एनसीईआरटी से छपा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा फंक्शन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, जो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है इसका क्या बताना है कार्य, तो इसका कार्य क्या होता है सीमेन का निर्माण करना। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सीमेन, ये भी एनसीईआरटी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कौन सा आयोनिक एलिमेंट इम्पोर्टेंट है हमारे रंध्र जो स्टोमेटा होता है उसके खुलने और बंद होने में। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है पोटाशियम, ये भी सीधा सीधा एनसीईआरटी का छपा हुआ क्वेश्चन है। अब देखते हैं कहाँ से ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। देखो जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो यहाँ से दिया गया है, कौन से में से प्रेशर फ्लो और मास फ्लो हाइपोथेसिस में, जिसमें लिखा गया है कि ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर फ्रॉम सोर्स टू सिंक इज कॉल्ड प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। ठीक है, हमने मान लिया। ग्लूकोज इज़ प्रिपेयर्ड एट द सोर्स, ग्लूकोज कहाँ पे बनाते हैं सोर्स से, मतलब जो चीज़ का निर्माण करती है उसे बोलते हैं सोर्स। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये बनता है, या फिर ये पूछा जा सकता है फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है ग्लूकोज बनता है, लेकिन ये क्या होता है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू सुक्रोज, ग्लूकोज का कन्वर्जन किस में होता है सुक्रोज में। देन शुगर इज देन मूव्ड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज इनटू द कॉम्पेनियन सेल्स। ठीक है, और सुक्रोज जो होता है कॉम्पेनियन सेल्स में फिर पहुंचता है। ठीक है, तो फिर जब ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको खुद ही आंसर पता लग जाएगा कि आंसर क्या था सुक्रोज। सुक्रोज के फॉर्म में हमारी मतलब प्लांट्स में क्या होता है इसका मूवमेंट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा था प्रोस्टेट का फंक्शन, तो देखो प्रोस्टेट के फंक्शन में जब आप ये पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो इसमें क्या लिखा है सीक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड कॉन्स्टिट्यूट द सेमिनल प्लाज्मा, और सेमिनल प्लाज्मा में क्या होते हैं
सेमन्स होते हैं, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या होता है, सेमन होता है। ठीक है, ये 3 ग्लैंड हैं, सेमेनल, वेसाइकल, प्रोस्टेट और बल्बोलेटरल। ये तीनों ग्लैंड मिलके क्या बनाते हैं, सेमाइनल प्लाज्मा। ठीक, एनसीईआरटी क्वेश्चन। आगे देखो, हमसे पूछा गया था क्या, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, रंध्र का खुलना और बंद होना। तो सीधा सीधा लिखा गया है, देखो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, रंध्र का खुलना और बंद होना किस में लिखा गया है, पोटाशियम। तो आंसर क्या है हमारा, पोटाशियम इसका सही जवाब, सीधा सीधा एनसीईआरटी से दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो हमारा सिल्क वॉर्म है, मतलब रेशम कीट के संवर्धन की क्रिया में कितनी बार क्या होता है, निर्मोचन। निर्मोचन का मतलब होता है कि जब कोई इंसेक्ट या कोई भी लार्वा स्टेज जब अपने अडल्ट बनता है, जब एक लार्वा अडल्ट बनता है तो वो कितनी बार अपनी जो स्किन है उसको छोड़ देता है। ठीक है, आपने सुना होगा ना कि सांप जो होता है, जहाँ पे सांप मरता है वहाँ पे उसकी खाल पड़ी होती है, सुना है ना आपने कि सांप अपनी खाल छोड़ देता है कुछ समय बाद, या मरते समय उसकी खाल छूट जाती है। तो वैसे ही इनमें भी होता है, लार्वा जो होता है, लार्वा जब भी अडल्ट बनेगा या अडल्ट बनने के समय तक वो भी अपनी ऐसी खाल छोड़ता है, जिसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, उसे क्या बोलते हैं, माउल्टिंग। तो जो हमारा ये सिल्क वॉर्म है, इसमें 4 बार क्या होती है, माउल्टिंग होती है। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी से बाहर का क्वेश्चन है, या फिर जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा। बाहर बार कुछ नहीं है एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी में सिल्क वॉर्म दिया गया है ना, तो इसी को आपने कहाँ पढ़ा है, ग्रेजुएशन में, है ना। बस यही है, बाहर बार का कोई चक्कर नहीं है, बाहर का मतलब विदेश नहीं है, एनसीईआरटी से बाहर का मतलब है ग्रेजुएशन, बस सिंपल है ना। आगे देखो, आगे है ताजमहल इज थ्रेटन्ड बाय पोल्यूटेंट। अब कहने का मतलब है ये भी आपको 9th में मिल जाएगा, या आपको ये 11th-12th में मिल जाएगा। कहने का मतलब यही है कि ये भी किसका है, एसिड रेन का एग्जाम्पल लिया गया है इन्होंने। ठीक है, और एसिड रेन आपने 9th में भी पढ़ा होगा, ये 11th-12th में ही पढ़ा होगा, है ना। तो एसिड रेन का पूछा है कि एसिड रेन जो है, एसिड रेन से आपने एग्जाम्पल पढ़ा होगा कि ताजमहल को भी क्या है, खतरा है। पहले वो था वाइट कलर का, अब वो कैसे होने जा रहा है, पीले कलर का, मतलब येलो कलर का होने जा रहा है, सफ़ेद से पीले कलर में बदल गया है ताजमहल। और इसका मुख्य कारण क्या है, वो है एसिड रेन। ठीक है, अम्लीय वर्षा, और उसमें अम्लीय वर्षा में इन चारों में से क्या मिला होता है, कहने का मतलब ये था। तो वो होता है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड होता है, जो अम्लीय वर्षा का क्या होता है, कारक, या इसी के कारण क्या होती है, एसिड रेन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तुम्हारा 9th में भी दिया गया है, बाकी आप सब जगह पढ़ते होंगे, या हर एग्ज़ाम के लिए पढ़ते होंगे इस क्वेश्चन को। तो एसिड रेन जो है। अगला क्वेश्चन है ये वाला, जिसमें आपको मैचिंग करनी है, आपको बताना है कौन सा सही मैच है। तो देखो, जो हमारा सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये तो है हमारा कटक में। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन नंबर 2 है, इसमें पूछा है हमारा CDRI, मतलब सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये कहाँ है हमारा, लखनऊ में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 तो हो गए। तीसरा है NBRI का मतलब होता है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी हमारा कहाँ है, लखनऊ में है। तो ये तो हो गई गलत, तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब हो गया जो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही जवाब, जिसमें दिया गया है कि जो सेंटर फॉर टेक्नोलॉजिकल रिसर्च है वो कहाँ पे है, वो कहाँ है हमारा, मैसूर में। मैसूर बोले तो कर्नाटका में है। ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है। ठीक है, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, मैसूर में है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, इसमें पूछा है पेट्रामाइजोन का लार्वा वो क्या होता है, वो होता है हमारा अमोनोसीड। जब आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा तो वहाँ पे आप पढ़ते हैं किसके बारे में, वहाँ पर आप पढ़ते हैं उनके बारे में जिनमें एक तो होती है ना, जिनमें बैकबोन पाई जाती है और जिनमें बैकबोन नहीं मिलती है। ठीक है, उन दोनों के बारे में आप पढ़ते हैं, तो आप वहीं पे इसका मिल जाएगा आंसर। ठीक है, मतलब कोडेटा और नॉन कोडेटा के बारे में आप पढ़ते हैं ना, तो जब आपने ईओ पढ़ा होगा तो आपने पेट्रोमाइजोन भी पढ़ा होगा। तो जब आपने पेट्रोमाइजोन पढ़ा था, उनका लार्वा से ये क्वेश्चन पूछा गया है, वो होता है हमारा अमोसीड।
अब मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इस साल भी तैयारी कर रहे हों या 2021 का आपको एग्ज़ाम देना हो एलटी का, तो आपको क्या पढ़ना है, लार्वा भी सबके देख के जाने हैं। लार्वा ज़्यादा नहीं, 4-5 ही लार्वा हैं, वही देख के जाने हैं। पहला होगा एस्केरिस। एस्केरिस में होता है, वो होता है हमारा रेप्टिफॉर्म। एक होता है हमारा बेलानोग्लोसिस। बेलानोग्लोसिस का होता है टॉर्नेरिया। पेट्रोमाइजोन का आपने बता ही दिया क्या होता है, एमोसीड्स। ठीक है, बाकी एक दो ऐसे ही जनरल ऑल दे देना, पूछेगा तो इसी में से पूछेगा, नहीं तो फिर नहीं पूछेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टर्म इकोलॉजी, मतलब जो इकोलॉजी शब्द किसने प्रतिपादित किया था। तो देखो, जो टर्म इकोलॉजी है ये किसने बताया था, हैकल ने। ठीक है, अर्नस्ट हैकल ने नाम दिया था या शब्द दिया था इकोलॉजी। और ऑर्डम को हम कहते हैं फादर ऑफ इकोलॉजी, मतलब इकोलॉजी का जनक। टेंसले जो है, इन्होंने शब्द क्या दिया है, इको सिस्टम, इको SYSTEM। और जो हमारे ये रामदेव मिश्रा हैं, रामदेव बाबा नहीं, रामदेव मिश्रा, ये हैं हमारे फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। ठीक है, मतलब भारतीय इकोलॉजी के जनक। ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन बताओ कॉकरोच का, मतलब तिलचट्टे का बताना है मुख्य उत्सर्जी अंग। रटा होना चाहिए, कौन सा है, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, मेल्फिजियन नलिकाएं, NCERT से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, वो बताओ मतलब वाहनों से निकलने वाला विषैला धातु प्रदूषक कौन सा होता है। तो वो होता है तुम्हारा PB का मतलब होता है लेड। ठीक है, सिंपल NCERT से क्वेश्चन है, अभी दिखाता हूँ। देखो, आर्थ्रोपोडा में तुम्हें पता है क्या आता है, कॉकरोच। इसमें क्या लिखा गया है, ये देख रहे हो छपा हुआ, इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, एक्सक्रीशन टेक प्लेस थ्रू मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, मतलब इनमें उत्सर्जन के लिए कौन सा अंग है, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल। सीधा सीधा क्या हो गया आंसर। आगे देखो, आगे है ये, जो आप पूरा जब ये पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको इसमें समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है, या ये एक शब्द लिखा हुआ है, लेड फ्री पेट्रोल। और लेड क्या है, एक टॉक्सिक है, हार्मफुल पॉल्यूटेंट है इनके लिए। ठीक है, तो जब आप ये पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा क्या है आंसर, क्या होना था, लेड होना था। लेड को ही हम बोलते हैं PB। ठीक, आगे देखो, आगे है ऑल्ट्रुइज्म इज ए कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म ऑफ बिहेवियर अमंग। ऑल्ट्रुइज्म क्या होता है, परोपकारिता व्यवहार एक अभिलक्षण स्वरूप माना जाता है। परोपकारिता व्यवहार का मतलब होता है, या फिर इस एल्ट्रुइज्म के लिए आप एक चीज़ एक मुहावरा है वो याद कर लेना, नेकी कर और दरिया में डाल। कहने का मतलब है, अपना चाहे फ़ायदा हो या नुकसान हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन सामने वाले का हमेशा क्या होना चाहिए, फ़ायदा होना चाहिए। ठीक है, तो है ना बात सही, नेकी कर और दरिया में डाल। कहने का मतलब है, मान लो आप और आपके दोस्त, मान लो A और B, A है आप, B है आपका दोस्त, आप दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। क्या हुआ, एक दिन उसकी मदर को या उनकी फैमिली को कहीं जाना पड़ा आउट ऑफ स्टेशन, और उसको खाना बनाना नहीं आता है, मतलब कहने का मतलब है वो अपने लिए लंच लेकर नहीं आता है। लेकिन जब ये बात आपको लंच करते समय पता लगी, तो आपके पास कितनी थी, 4 रोटी। आपने क्या किया, अपने लंच में से 2 रोटी अपने दोस्त को भी दे दी। कहने का मतलब है, आपको भूख कितने की है, 4 रोटी की है, लेकिन आपने अपने लिए कितनी रोटी खाई, 2 रोटी खाई, मतलब अपना क्या किया, एक तरह से नुकसान ही किया ना। तो उसमें से आपने 2 रोटी किसको दे दी, अपने दोस्त को, मतलब जो पहले भूखा रहने वाला था उसको कितनी रोटी मिल गई, 2 रोटी, मतलब कहीं ना कहीं उसको तो कुछ मिला ना, तो उसका तो फ़ायदा हुआ है ना। चाहे आपका फ़ायदा हो या नुकसान हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सामने वाले का क्या होना चाहिए, फ़ायदा होना चाहिए। अगर आप 2 रोटी नहीं देते तो वो पूरे दिन भर भूखा रहता, मतलब एक तरीके से उसका क्या होता, नुकसान हो रहा होता। या फिर इसको आपकी भाषा में देखें, या मोरालिटी में देखें, या नैतिकता में देखें, इसे क्या बोलते हैं, परोपकारिता। ठीक है, इसी को बोलते हैं परोपकारिता। लेकिन यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है, यहाँ पर जो बायोलॉजी के फॉर्म में है, इसको हम लेते हैं इनके रिप्रोडक्शन के टर्म में। ठीक है, तो देखो ये हमें देखने को मिलता है, परोपकारिता का व्यवहार जो देखने को मिलता है, जहाँ तक मैं देख पाया हूँ, ये किस में मिलता है, सामाजिक पशुओं में, मतलब सोशल एनिमल्स में ये देखने को मिलता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच टिश्यू ट्रांसलोकेट द एब्जॉर्ब वाटर
बाय रूट टू लीफ, कहने का मतलब है वो बताओ जो तुम्हारे पानी का एब्जॉर्प्शन करता हो, उस टिश्यू का नाम बताना है। तो तुम्हें अच्छे से पता है जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। तो आंसर क्या होना चाहिए था इसका, जाइलम। और फ्लोएम क्या करता है, जो तुम्हारा भोजन होता है, फूड का ट्रांसडक्शन करता है एक जगह से दूसरी जगह में। अगला क्वेश्चन है हमारा, कनेक्टिव लिंक बताओ रेप्टाइल और एव के बीच में, मतलब पक्षी वर्ग और सरीसृप के बीच का क्या बताओ, संयोजी बताना है तुम्हें। ठीक है, कौन सा जीवाश्म सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी माना जाता है, तो वो होता है हमारा आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है, कैसे माना जाता है ये मैं आपको बताता हूँ। ये तो जनरल साइंस का क्वेश्चन है, आप हर एग्ज़ाम में इसको पढ़ते हैं, हर एग्ज़ाम के लिए इसको देख के जाते हैं। और ये क्वेश्चन आपका कहाँ से है, सीधा सीधा एनसीईआरटी से। अब देखो कहाँ पे है, जब आप पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू किसमें, एनाटमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स वाले चैप्टर में, तो यहाँ पर दिया गया है, देखो जाइलम लिखा गया है और यहाँ पे लिखा गया है कंडक्शन टिश्यू फॉर वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू स्टेम एंड लीव्स। तो यहाँ पे आंसर लिखा गया है जाइलम, सीधा सीधा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आगे है ये जो आप ये विचित्र सा प्राणी देख रहे हैं ना, तो यही है आपका आर्कियोप्टेरिक्स, जो कि क्या है, संयोजी कड़ी। ठीक है, देखो क्या क्या है इसमें, क्या क्या खासियत है। तो देखो ये माना गया था या हमको बताया गया था या ये पृथ्वी पर मौजूद था कब, 150 मिलियन ईयर्स एगो। इसका नाम क्या है, आर्कियोप्टेरिक्स। जो रेप्टाइल के कैरेक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं, लार्ज स्कल है, रेप्टाइल लाइक टीथ, मतलब जो दांत हैं वो किसके बराबर हैं या किसके जैसे हैं, रेप्टाइल के बराबर। खोपड़ी क्या है, बड़ी है। बोन्स सॉलिड, मतलब जो इसकी हड्डियां हैं वो खोखली नहीं हैं, सॉलिड हैं, जो कि क्या है, रेप्टाइल का कैरेक्टर। क्लॉज ऑन फोर लिम्ब, मतलब जो अग्रपाद हैं उनमें क्या है, पंजे हैं, क्लॉज को पंजे बोलते हैं। लॉन्ग टेल, जो उसकी पूंछ क्या है, लंबी है। ठीक है, ये थे इसके रेप्टाइल के कैरेक्टर। ठीक है, मतलब सरीसृप के गुण। अब देखते हैं जो पक्षी वाले गुण हैं, मतलब बर्ड्स वाले। स्ट्रॉन्ग लेग्स हैं, पैर कैसे हैं, मजबूत। राउंडेड विंग्स, पंख कैसे हैं, मुड़े हुए हैं। ठीक है, फेदर्स मतलब जो ये ऊपर पंखों के ऊपर बाल लगे हैं, ये बाल भी लगे हुए हैं। ठीक है, फर्कुलम है, फर्कुलम का मतलब होता है फ्यूज्ड, कुलार बोन और विशबोन फर्कुलम इनमें पाया जाता है, जो कि क्या है, एक पक्षी वर्ग का गुण है। ठीक है, इस दोनों गुण के कारण ही इसको बोला जाता है इन दोनों के बीच की संयोजक कड़ी। आगे देखते हैं, आगे हमसे पूछा गया है फर्स्ट पोलर बॉडी किस स्टेज पर बनती है, oogenesis में। oogenesis का मतलब होता है अंडजनन। अंडजनन में प्रथम ध्रुवीय पिंड का निर्माण कब होता है, तो देखो जब उसमें क्या होता है, फर्स्ट माइटोसिस। देखो कैसे, एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया गया है जिसमें अच्छे से बताया गया है कि फर्स्ट माइटोसिस जो होता है उसमें क्या निकलती है हमारी, फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, एक डायग्राम दिया गया है, जब आप उसमें क्या करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis पढ़ते हैं, तो वहाँ पर दिया गया है, मतलब ये भी डायरेक्ट कहाँ से है, एनसीईआरटी से ही लिया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, एक क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है फूड चेन में सबसे ज़्यादा मात्रा में या ज़्यादा संख्या किसकी होती है, तो वो होते हैं हमारे डिकम्पोजर्स होते हैं। जब भी हमारी पृथ्वी पर कोई सड़ा गला या मृत पदार्थ ज़मीन पर जब पड़ जाता है, तो ये जो डिकम्पोजर होते हैं, जिनमें क्या आते हैं, बैक्टीरिया और हमारी फंजाई, ये क्या करते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं, मतलब उसका जो मिनरल कंटेंट है वो दोबारा ज़मीन में प्रदान कर देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आप जो लोग किसी इंसान को दफनाते हैं ना ज़मीन के अंदर, और आप उसको आज दफनाएंगे तो 3 महीने या 6 महीने बाद जब आप उसको निकालेंगे उस मृत शरीर को, तो आपको उसमें सिर्फ हड्डियाँ दिखाई देंगी। ठीक है, बाकी जो मांस होगा वो इन बैक्टीरिया या फंजाई के द्वारा ज़मीन में मिला दिया गया होगा। ठीक है, तो वो क्या काम करते हैं, डिकम्पोजर का मतलब होता है किसी चीज़ को तोड़ना या डिकम्पोज करना। ठीक है, आगे देखते हैं, ये है वो क्वेश्चन जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। ठीक है, एक जगह दिखा रखा है स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरी तरफ oogenesis। तो यहाँ पे से क्वेश्चन बनाया गया था प्राइमरी oocyte में, जब फर्स्ट मियोटिक मतलब मियोसिस होता है, सॉरी वहाँ पे क्या था, मियोसिस, आंसर आएगा मियोसिस होता है जब। ठीक है, जब मियोसिस होगा, पहला मियोसिस
या मियोटिक डिवीज़न होगा प्राइमरी oocyte में, तो हमारी क्या बनेगी, एक तो फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी और सेकेंडरी oocyte बनेगा। तो यहाँ से तुम्हारा इसका क्या था, आंसर मिल सकता था। ठीक है, तो आंसर क्या है, मियोटिक, फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न या फर्स्ट मियोसिस, एक ही बात है, मियोसिस। ठीक, आगे देखते हैं। आगे हमसे पूछा गया है स्मॉलेस्ट फ्लावर। अब यार ये देखो, ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है ये एलटी का लाइक का है, मुझे तो लगता ही नहीं है कि ये एलटी का लाइक का है। सबसे छोटा फ्लावर जो होता है हमारा वोल्फिया, सबसे बड़ा पूछ लेता तो हमारा आंसर होता रफलेशिया। अब देख लो कैसा होता है ये जो आप देख रहे हो ना, ये मान लो किसी इंसान की उंगली है, उंगली पे जो आप ये छोटे छोटे दाने दाने देख रहे हो ना, ये क्या है, अपने आप में एक पूरा पुष्प है। ठीक है, तो देख लो इतना छोटा होता है, इसमें कम से कम मुझे लग रहा है ये हज़ारों की तादाद में क्या है, वोल्फिया के पुष्प। तो वोल्फिया होता है सबसे छोटा, और सबसे बड़ा कौन सा होता है, रफलेशिया। ये जो आप इतना बड़ा फूल देख रहे हैं ये किसका है, रफलेशिया का है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है अल्कोहल फर्मेंटेशन, मतलब अल्कोहल के किण्वन के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, वो करते हैं हम सैकेरोमाइसिस सेरेविसी का, जो कि क्या है, यीस्ट, जो कि क्या है, यूनिसेलुलर एक कोशिकीय है। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है पेस मेकर का काम मानव के हृदय में कौन करता है, या स्तनधारी मानव हृदय में पेस मेकर का जो काम जो है वो कौन करता है, तो वो करता है एस ए नोड। दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिए गए हुए हैं। ठीक है, मतलब छपे हुए हैं, लाइन टू लाइन लिया गया है। देखो कहाँ पे है अल्कोहल जो फर्मेंटेशन है उसके बारे में, तो यहाँ पर जब आप ये पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आंसर ये है सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, जो कि क्या है, यीस्ट है। आगे जब आप जाएंगे तो इसमें पूछेगा यहाँ पे एसएन साइनो आर्टरियल नोड, ये क्या काम करता है, पेस मेकर का काम करता है। यहाँ पे लिखा है, लास्ट की 3 लाइन में लिखा होगा, ये देखिए यहाँ पे लिखा है, इज कॉल्ड पेस मेकर। द SAN साइनो आर्टियल नोड कैन जनरेट ए मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल, कितने, 70 से 75 पर मिनट, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एक्टिविटी ऑफ हार्ट, देयरफॉर इज कॉल्ड पेस मेकर। कहने का मतलब है हिंदी भाषा में ये है, जो हमारा हार्ट होता है ना, दिल होता है, मान लो दिल ऐसे इस शेप का होता है थोड़ा, है ना, तो मान लो ये तुम्हारा दिल है, ये इस साइड को बोलते हैं हम लेफ़्ट, इस साइड को बोलते हैं राइट, ऊपर वाले को बोलते हैं आर्ट्रियम, नीचे वाले को बोलते हैं वेंट्रिकल। तो कहने का मतलब है जो हमारा ये राइट आर्ट्रियम है, इसमें ऊपर की तरफ एक छोटा सा पॉइंट मिलता है। पॉइंट का मतलब, कहने का मतलब है एक टिश्यू मिलता है। टिश्यू का मतलब है जब बहुत सारी सेल्स आपस में मिलके एक गुच्छा बनाती हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, टिश्यू। ठीक है, तो एक छोटा सा टिश्यू मिलता है जिसका हमने नाम दे रखा है SAN साइनो आर्टियल नोड। ये क्या करता है, ये हमारे पूरे हार्ट को क्या करता है, स्पंदन प्रदान करता है। ठीक है, स्पंदन प्रदान करने की वजह से ही हम इसे क्या बोलते हैं, पेस मेकर। ठीक है, मतलब ये कभी भी बंद नहीं होता। जिस दिन ये बंद हो जाएगा उस दिन आपका दिल धड़कना बंद हो जाएगा और आप कहाँ चले जाएंगे, परलोक चले जाएंगे। ठीक है, मतलब आपकी मृत्यु हो जाएगी, आप जीवित नहीं रहेंगे। कहने का मतलब है जो माई बाप है ना तुम्हारा दिल का भी, हमारे शरीर का माई बाप कौन है, दिल, और हमारे दिल का माई बाप कौन है, ये, जिसका नाम क्या है, साइनो आर्टियल नोड। और आपको एक रहस्य की बात बता दूं, साइनो आर्टियल कैसे काम करता है, या फिर ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो ये जनरेट करता है, या फिर ये कैसे काम करता है, आज तक किसी को नहीं पता है। ठीक है, मतलब इतना मेडिकल साइंस ने एडवांस कर लिया है कि वो आज भी पता नहीं कर पाई है, इतनी एडवांस होने के बावजूद, कि इसमें ऐसा क्या है कि ये दिल को धड़कने पर क्या करता है, मजबूर करता है। उन्हें पता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स तो हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जो SAN है इसको एनर्जी कहाँ से मिलती है, या फिर ये कार्य कैसे करता है, या किस विधि से ये कार्य करता है। इसीलिए तो हम कहते हैं तेरी रचना इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि उस परमात्मा की लीला जो है वही जानता है और कोई नहीं जानता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है वो कौन है, तो वो होता है हमारा नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है मेंडल ने कितने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे, तो वो लिए थे 7। दोनों एनसीईआरटी में दिए गए, इतनी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो कहाँ पे है, कहने का मतलब है इन्होंने हमसे पूछा था ऑटोट्रॉफिक कौन सा है, तो यहाँ पे आंसर आपको मिल जाएगा। देखो कहाँ पे है, ये जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा, ये रहा ना, नाइट्रोबैक्टर है एक, तो
कीमो ऑटोट्रॉफिक मतलब केमिकल का ऑक्सीडाइज करके क्या लेता है अपने लिए, एनर्जी लेता है, ठीक है। नाइट्रोबैक्टर है, यही आंसर बताया था ना मैंने, नाइट्रोबैक्टर, हाँ यही है नाइट्रोबैक्टर। बाकी आपका जो अगला है वो क्या है, ये देखो एनसीईआरटी में एक टेबल बनी है, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट स्टडीड बाय मेंडल। मेंडल ने मटर के पौधे में जो भी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट पड़े थे वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। सीधा सीधा टेबल से क्वेश्चन बनाया गया है, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट जो होते हैं वो लिए थे 7, ठीक। चलो फिर अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से हमसे पूछा है पॉली एम्ब्रियोनी सबसे पहली बार किस में देखी गई थी, तो वो थे हमारे सिट्रस में देखी गई थी। सिट्रस मतलब जो पौधे खट्टे होते हैं, ठीक है, जैसे नींबू हो गया, आंवला हो गया, इसमें पॉली एम्ब्रियोनी देखी गई थी। अब देखो पॉली एम्ब्रियोनी होता क्या है या फिर इसका कॉन्सेप्ट कहाँ पर दिया गया, तो पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब होता है जब एम्ब्रियो में एक से ज़्यादा क्या होंगे, सीड, ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा बीज होंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे, पॉली एम्ब्रियोनी। ये कहाँ देखी जाती है, सिट्रस और मैंगो की वैरायटी में, लेकिन पहले कहाँ देखी गई थी, सिट्रस में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है हार्मोन बताओ जो रेस्पॉन्सिबल होता है यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन में बच्चा होने के दौरान। कहने का मतलब है प्रसव के दौरान गर्भाशय के संकुचन के लिए उत्तरदायी हार्मोन, तो ये रट लो, ये आंसर क्या है, ऑक्सीटोसिन। एनसीईआरटी में दिया गया है, उम्मीद है आपने पढ़ा भी होगा। क्रेब्स साइकिल कहाँ पूरी होती है, तो क्रेब्स साइकिल जो हमारी कहाँ पूरी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में पूरी होती है। एनसीईआरटी में दिया गया है, आपको पता होगा, देखो कहाँ कहाँ पर दिया गया है। जब आप इसको देखेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, तो इसके लिए देखो विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द टिश्यू एट एंड ऑफ प्रेगनेंसी कॉज एक्सपल्शन या डिलीवरी ऑफ द फीटस, दिस डिलीवरी ऑफ फीटस इज कॉल्ड पार्चुरेशन। मतलब बच्चे का जो मदर के पेट से बाहर निकलने को बोलते हैं पार्चुरेशन, या चाइल्ड बर्थ का ही दूसरा नाम क्या है, पार्चुरेशन है, ठीक है। और इसके लिए जो रिफ्लेक्स एक्शन है या फिर जो यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन है वो किसकी मदद से होता है, ऑक्सीटोसिन की मदद से होता है। यहाँ पर आपको पूरा देखने को मिल जाएगा, यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सीक्रेट कॉन्टिन्यूस रिजल्ट इन स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। आंसर क्या था, ऑक्सीटोसिन। बाकी यार देखो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मेरे को कराना है सॉल्यूशन, तो मैं आपको इतना अच्छे से भी नहीं समझा सकता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा मजबूरी समझिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है, इसमें हमसे पूछा गया है, जो आपने देखा होगा अभी, क्या पूछा गया था आपसे कि हमारी क्रेब्स साइकिल कहाँ कंप्लीट होती है। तो देखो एक किसी चैप्टर की समरी है, समरी में लिखा है क्रेब्स साइकिल ऑपरेटिंग इन द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की यहाँ पे मैट्रिक्स में ही ऑपरेट होती है और यहीं पे क्या होती है, कंप्लीट होती है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है स्टेरॉयड हार्मोन का पूर्ववर्ती, तो वो होता है हमारा कोलेस्ट्रॉल। ये भी क्या एक जनरल साइंस का क्वेश्चन है। अब है प्लांट ऑफ अकेशिया मेनोजाइलम शो, मतलब अकेशिया मेनोजाइलम का पादप प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है, फाइलोक्लैडोड्स, फाइलोक्लैडोड, फाइलोड या बल्बिल, तो वो क्लैडोड करता है, फाइलोड को दर्शित करता है, ठीक है। अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। और आगे है अपर लेयर ऑफ लेक ड्यूरिंग समर, मान लो जो हमारी लेक है उसकी जो सबसे ऊपर वाली सतह है उसको क्या कहते हैं गर्मियों के समय, एपिलिम्नियन, मेटालिम्नियन, हाइपोलिम्नियन या थर्मोलिम्नियन, तो हम उसे बोलते हैं एपिलिम्नियन। देखते हैं कैसे। समर में मतलब गर्मियों में जो हमारी ओशियन है या समुद्र की सबसे ऊपर वाली सतह को क्या बोलते हैं, एपिलिम्नियन। उसके नीचे क्या होती है, थर्मोक्लाइन, उसके नीचे होती है हाइपोलिम्नियन, उसके नीचे क्या होती है, बेंथोस, ये आप पढ़ते हैं ग्रेजुएशन में, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है अकेशिया। अकेशिया में जो पेटियोल होता है, पेटियोल किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये जो पेटियोल है, पेटियोल कन्वर्ट हो जाता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, इसे ही हम क्या बोलते हैं, फाइलोड। नहीं दिख रहा है, अभी देखेंगे अच्छे से, ये देखो पेटियोल बोलते हैं इस हिस्से को जब एक स्टेम हमको लीफ से कनेक्ट करता है, वो स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पेटियोल, ठीक है। अब ये पेटियोल जब इस शेप का बन जाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, फाइलोड, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है प्रोटीन किससे बना होता है, तो बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से, ठीक है। ये भी क्या है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है।
आगे देखते हैं जो कि हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमसे पूछा है जो हमारा टीनिया सोलियम है वो कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, तो वो आता है हमारे सिस्टोडा में। ये भी आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा या फिर कहाँ पढ़ा होगा, ग्रेजुएशन में। ठीक है, तो देखिए ये तो हमारे इस वीडियो के क्वेश्चन। और मैं तो आपको अभी यही सलाह दूंगा कि आप अभी भी क्या पढ़ो, सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ के जाओ, या मैं ये बोलूँ एनसीईआरटी की आप हर एक लाइन जो है वो रट लो और उसके साथ कुछ क्या देख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इन्हीं क्वेश्चन को 1-2 बार देख कर जाओ और क्या करो, इसके साथ साथ खूब प्रैक्टिस सेट लगाओ। ठीक है, प्रैक्टिस सेट जो है वो देखते रहो, उससे आपको नए नए क्वेश्चन का क्या मिलेगा, आइडिया मिलेगा, या फिर कैसे कैसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं किसी भी एग्ज़ाम के, साइंस के, जिसमें बॉटनी हो, जूलॉजी हो, उसको सॉल्व करते रहो और क्या करते रहो, उन्हीं को क्वेश्चन देखते रहो और एनसीईआरटी की एक एक लाइन रट लो, जिससे क्या मिलेगा, आपको फ़ायदा मिलेगा। तो वैसे ही मैं आपको बता चुका हूँ कि एनसीईआरटी में लगभग हमारे कितने क्वेश्चन हैं, 35 से 40 क्वेश्चन के हैं जो हमारे एनसीईआरटी से सीधा सीधा आए हुए हैं। सीधा सीधा का मतलब या तो लाइन टू लाइन है, या उन्हीं में से कोई एक वर्ड है, उसका क्या पूछ लिया, उसका टर्म पूछ लिया, वो उसको किसने दिया है ये पूछ लिया, वो कहाँ से आया है ये पूछ लिया। ऐसे ही पूछ के लगभग 35 से 40 क्वेश्चन आएंगे आपके किसमें, वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान। मैं तो बोलूँगा कि आप यही अपने 35 से अगर 40 क्वेश्चन भी तैयार कर लेते हैं तो भी क्या है, बहुत है, क्योंकि आपके कितने आने टोटल 40 क्वेश्चन। अगर मान लो आपके 40 इसमें क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं तो भी फिर आपको कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर भी आपके पास 23 क्वेश्चन बचेंगे। उसमें से केमिस्ट्री के अगर आप 15 क्वेश्चन भी सही कर लेते हो और जो आपके 30 क्वेश्चन आने वाले हैं किसमें, टीचिंग मेथड्स के या किसके, टीचिंग एप्टीट्यूड के, तो आप उसमें से भी अगर 18 तक भी सही कर लेते हो तो भी आप क्या कर जाओगे, मेरिट को क्लियर कर जाओगे, मेरिट को पार कर जाओगे। ठीक है, 46, 23 और 30 मतलब यहाँ पे 24 होगा, 50, 46, 4, 50, 60, 70, 80, 90, 100, टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन है। तो 40, 50, 60, 10, 70, 73 का जो हमारा ये मार्किंग स्कीम बन रही है, ये भी मुझे लग रहा है कट ऑफ इसी के आसपास ही जाएगी। ठीक है, तो मैं आपसे ये कोशिश करता हूँ कि आप 73 या 70 से 75 के बीच में नंबर लाने की कोशिश करें। ठीक है, आपके, ताकि कट ऑफ में आपको कोई भी चिंता ना रहे। और ज़्यादा बात रही ये 30 नंबर लाने की, तो 30 में से मैंने सबसे कम लिए हैं 18 नंबर, क्योंकि ये इतना आसान आता है कि आप इसमें फिर भी 22 से 25 नंबर ला सकते हैं बिना पढ़े। अगर आप थोड़ा क्या है, समझदार हैं, या आपकी जो लॉजिकल रीजनिंग है वो क्या है, अच्छी है, तो आप इसमें आराम से 20 से 25 नंबर तक भी ला सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगी, इससे आपकी 73 की ये जो कट ऑफ है, इससे आप बहुत पार चले जाएंगे। ठीक है, तो इसी वीडियो के साथ इतना ही, बाकी मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।